नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th हिस्ट्री की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं? इस सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से हैं? तो इस सीरीज़ में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट से जुड़े होते हैं। जो चैप्टर का मेन थीम है, जो मेन कंसेप्ट है, उससे जुड़े जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। यानी कि 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर है फूड सिक्योरिटी, तो अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? फूड सिक्योरिटी क्या है, व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी, वाई डू वी नीड द फूड सिक्योरिटी एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट फूड सिक्योरिटी, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट, हाउ, वाई, इस टाइप के जो क्वेश्चंस उस कंसेप्ट से रिलेटेड है, वो क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करते हैं इस सीरीज में। सेकंड टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंटिन्यूसली आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं, यानी उनकी सीट ऑलमोस्ट बुक होती है कि हर बार वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे। लैंग्वेज में लिटिल बिट चेंज हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम इस सीरीज में लेके आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो एक पर्टिकुलर मैसेज को कन्वे करते हैं। जैसे कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस में जब दिया जाता है तो कुछ तो माइंड सेट होता है ना कि ये मैसेज हमें स्टूडेंट्स को देना है। तो जो मैसेज देना है स्टूडेंट्स को, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड के फॉर्म में हमारे एग्जाम में आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। आज का हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा? आज का हमारा 5th चैप्टर है पेस्टलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पेस्टलिस्ट क्या होते हैं? जो पेस्टल कम्युनिटीज़ की अगर बात करें तो वो होते हैं चरवाहे। ओके, तो ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर की थीम है जो पेस्टलिस्ट है उनके आसपास घूमती है। यानी कि इंडिया की कुछ पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज़ की बात की गई है, कुछ इंडिया के चरवाही समूह हैं, ग्रुप हैं, उनकी बात की गई है। जैसे यहाँ पे बात की गई गुज्जर बकरवाल जो जम्मू कश्मीर के हैं, गद्दी जो हिमाचल प्रदेश के हैं, ऐसे ही जो भील हो गया, रायका हो गया राजस्थान के, ओके, भील जो सेंट्रल इंडिया के हो गए। ऐसी धंगर कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, उसकी बात की गई है। कुरुमा, कुरुबा, ये कर्नाटका के हो गए, और आंध्र प्रदेश के गोलाज हैं। लिटिल बिट उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया। ऐसे ही मासाई की बात की गई, जो मासाई कम्युनिटी है दैट इज़ फ्रॉम अफ्रीका, उसके बारे में दिया गया। तो उनकी कैसे लाइफस्टाइल है, और जब कॉलोनियल पीरियड आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया में आई थी, या फिर अगर हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे जो जर्मन, फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स आए थे, तो उस वक्त उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, और ये जो पेस्टल कम्युनिटीज़ थी, इन्होंने अपने आप को कैसे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया गया। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी कि हम अगर पढ़ेंगे तो वैसे भी नॉलेज के लिए भी पढ़ा जा सकता है। और एक बार अगर आप चैप्टर को रीड आउट करते हो, दैट्स इनफ। आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, आज हम इसी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन की। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द 3 मार्कर, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड इन द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की, इस एपिसोड की। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन की। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु आर नोमैड्स। नोमैड्स कौन होते हैं? ओके, ये हमें बताना। नोमैड्स मतलब इसको हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं घुमंतु लोग, ओके, घुमक्कड़ लोग। वो कौन होते हैं? सो नोमैड्स आर द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर। ओके, नोमैड्स कौन से होते हैं? नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, टिक्के नहीं रहते। एक जगह पे रह लिया, उसके बाद दूसरी जगह पे चले गए, तो वो नोमैड्स कहलाते हैं। क्यों घूमते हैं? इन सर्च ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीज़ों की सर्च में वो घूमते हैं। फूड फॉर दमसेल्व्स, फॉडर होता है चारा, किसके लिए? फॉर देयर एनिमल्स, एंड थर्ड वन इज़ द वाटर, क्योंकि उन्हें पानी भी चाहिए, बहुत सारे एनिमल्स उनके पास होते हैं। सो नोमैड्स कौन होते हैं? नोमैड्स आर द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, फॉडर एंड वाटर। ओके, जैसे हम भील की बात करते हैं, रायका कम्युनिटी की बात करते हैं, या गुजर बकरवाल आप एग्जाम्पल ले सकते हो जम्मू एंड कश्मीर का। तो वो गुजर बकरवाल क्या करते हैं? अपने पशुओं के साथ घूमते रहते हैं, कभी एक जगह दूसरी जगह, जहाँ पे चारा मिल जाए। ओके, और इनका जो मूवमेंट होता है ना, वो सीजनल मूवमेंट होता है, सीजन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। जैसे अगर हम गुजर बकरवाल का एग्जांपल लें, तो जब विंटर सीजन होता है तो ऊपर की जो पहाड़ियाँ होती है वहाँ पे बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। ओके, डाउन साइड में आ जाते हैं। और जब नीचे की साइड
में वो घास खत्म हो गई, ऊपर की बर्फ पिघल गई गर्मियों में, तो ऊपर की पहाड़ियों में चले जाते हैं। तो उसका उनका मूवमेंट क्या है, सीजनल मूवमेंट है। ऐसे ही जो राजस्थान की कम्युनिटीज़ है वो रेनफॉल के अकॉर्डिंग मूवमेंट करते हैं। जब वहाँ पे बारिश नहीं होती, घास वगैरह नहीं होता, दे मूव इन द नेबरिंग कंट्रीज टुवर्ड्स द नेबरिंग कंट्रीज की नेबरिंग स्टेट्स की तरफ वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ओके, राजस्थान से वो निकल के पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में चले जाते हैं। जब बारिश आती है दे मूव बैक टू राजस्थान, वो वापस राजस्थान में आ जाते हैं। क्लियर? तो ये नोमैड्स होते हैं। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, गुजर बकरवाल्स आर फ्रॉम, कहाँ से हैं गुजर बकरवाल? गुजर बकरवाल्स आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, JNK से है गुजर बकरवाल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ काफिला? काफिला क्या होता है ये हमें बताना है कि काफिला है क्या। ओके, सो काफिला इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल हाउस होल्ड्स हु मूव टुगेदर फॉर ए जर्नी। जैसे ये जो नोमैड्स होते हैं दे ऑलवेज मूव इन काफिला, ये हमेशा काफिला में मूव करते हैं। ऐसे नहीं कि एक भाई है और उसने अपना बस झंडा, झोला झंडा उठाया और चल दिया, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो ग्रुप में मूव करते हैं। सो काफिला इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल हाउस होल्ड हु मूव टुगेदर फॉर ए जर्नी, जो जर्नी के लिए एक साथ मूव करते हैं तो उसको हम काफिला बोलते हैं। और ये जो लोग होते हैं वो हमेशा काफिले में ही मूव करते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेम द शेफर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इट कैन बी आस्क्ड लाइक दैट, ओके, नेम ए पेस्टल कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कोई एक पेस्टल कम्युनिटी का नाम बताना है तो वो है गद्दी। ओके, गद्दी शेफर्ड्स हैं, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज भाबर? भाबर के बारे में हम जियो में भी पढ़ चुके हैं, जियो का आपका सेकंड चैप्टर, उसमें हमने बात की थी भाबर त्राई। ओके, तो भाबर क्या है? इट इज़ ए ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। शिवालिक्स के फुट हिल्स में, जैसे ये शिवालिक की पहाड़ियाँ आ गई, ठीक, यानी कि देर आर द 3 पैरेलल सीरीज ऑफ द हिमालयस। यहाँ पे ग्रेटर हिमालय हो गया, ये हमारा मिडिल हिमालय, हिमाचल हिमालय, और जो आउटर हिमालय है उसको हम बोलते हैं शिवालिक। ठीक, जो शिवालिक है उसके पास में एक पट्टी पाई जाती है, 8 to 16 किलोमीटर वाइड पट्टी है। इसमें कंकर पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं बड़े बड़े, तो यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। ये जो पट्टी, ये जो बेल्ट है, दिस बेल्ट इज नोन एज भाबर, इसको भाबर कहा जाता है। ओके, तो ये ड्राई इसलिए क्योंकि इसमें कंकर पत्थर वगैरह ज़्यादा है। ठीक, सो इट इज़ ए ड्राई फॉरेस्टेड एरिया बिलो द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक, इट इज़ नोन एज भाबर, इसको भाबर कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज बुग्याल मीन? ये बुग्याल क्या होता है? सो वास्ट मेडोज इन द हाई माउंटेन्स आर नोन एज द बुग्याल। जो ऊंचाई के ऊपर जो बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बुग्याल बोलते हैं। ओके, वास्ट मेडोज इन द हाई माउंटेन्स आर नोन एज द बुग्याल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु आर द धंगर? धंगर की बताएं तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा अलग सा नाम लगे ना, तो एक चीज़ तो अंडरस्टूड है कि वो पेस्टल कम्युनिटी है। क्लियर? तो यहाँ पे धंगर क्या है? धंगर इज़ ए पेस्टल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एक पेस्टल कम्युनिटी है और इंडिया की सबसे बड़ी पेस्टल कम्युनिटी है ये, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, और ये भी धंगर कम्युनिटी है, उसी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया कि व्हाट वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ धंगर्स? धंगर्स के मेन ऑक्यूपेशन क्या? वैसे तो जितने भी पेस्टल कम्युनिटीज होते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है पेस्टलिज्म, यानी पशुओं को चराना। ओके, ये जो उनके पास एनिमल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पेस्टलिज्म ही मेन ऑक्यूपेशन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ देम्स वर शेफर्ड्स, ज़्यादातर जो धंगर्स है वो शेफर्ड्स होते थे। ओके, एंड सम वर ब्लैंकेट वेवर्स, कुछ ब्लैंकेट वगैरह भी बनाते थे, एंड स्टिल अदर्स वर बफेलो हर्डर्स, और कुछ के पास भैंसें वगैरह होती थी। ओके, सो दीज आर द पेस्टलिस्ट एंड हैविंग, क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसमें? हम गोट ले सकते हैं, शिप इनके पास होती है, और शिप के साथ साथ इनके पास बफेलो होती है, एंड सम आर द ब्लैंकेट वेवर्स भी होते हैं, कुछ कंबल वगैरह भी बनाते हैं, वो बेचते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 1 मार्कर में, विच पेस्टल ट्राइब्स लिव इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश? अलग अलग बता देते हैं। कर्नाटका में रहते हैं कुरुमा एंड कुरुबाज। ओके, दीज आर द पेस्टल दिस इज द पेस्टल कम्युनिटी दैट लिव इन द कर्नाटका। कुरुमा है और कुरुबा, दो अलग अलग हैं ये। एंड गोलाज आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी कुछ इलाके में ये रहते हैं। ओके, सो विच पेस्टल ट्राइब्स लिव इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश?
कुरुमा एंड कुरुबाज आर फ्रॉम कर्नाटका एंड गोलाज आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। थोड़े बहुत ये तेलंगाना में ही रहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, हु आर बंजाराज। ये बंजाराज कौन है ये हमें बताना है। ओके, बंजाराज क्या है, दैट इज ऑल्सो पेस्टल कम्युनिटी है। ओके, बंजाराज आर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स। ये भी ग्रेजियर या पेस्टल कम्युनिटी, नोमेड्स आप बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पेस्टल कम्युनिटी ऑफ इंडिया, ये बोल सकते हो। सेंट्रल इंडिया ये बोल सकते हो, ग्रेजियर्स बोल सकते हो। सो बंजाराज आर वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स होते हैं, ये भी चरवाई होते हैं। एंड दे आर फाउंड इन द विलेजेस ऑफ यूपी, पंजाब, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। यानी कि जो हमारा सेंट्रल पार्ट है और जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये रहते हैं बंजाराज। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच पेस्टल नोमेड्स लिव इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। कौन से पेस्टल हैं जो राजस्थान में रहते हैं, तो वो है रायकाज। रायकाज आर फ्रॉम द राजस्थान और ये केमल हर्डर होते हैं, इनके पास ऊँट होते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच पेस्टल नोमेड्स लिव इन गुजरात। कौन सी पेस्टल कम्युनिटी है जो गुजरात से बिलोंग करती है, दैट इज मलधारीज। ओके, मलधारी जो हैं वो गुजरात से हैं। उसके बाद 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, नेम द पेस्टल कम्युनिटीज ऑफ अफ्रीका। दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, एक या दो के हमें नाम बताने होते हैं। समटाइम्स इट कैन बी आस्क्ड लाइक दैट, ओके, नेम एनी 2, नेम एनी 3। ओके, तो ये हैं बेडुइन्स, बर्बर्स, मसाई, सिमाली, बोसान एंड तुर्काना। ओके, तो ये है बेडुइन्स, बर्बर, मासाई। सिमाली की जगह इसको सोमाली वर्ड भी यूज़ कर लिया जाता है, सोमाली, बोसान एंड तुर्काना। दीज आर द पेस्टल कम्युनिटीज ऑफ अफ्रीका। ओके, बेडुइन्स, बर्बर्स, मासाई, सोमाली, बोसान एंड तुर्काना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डिड द मासाई कैटल हर्डर लिव। ये जो मासाई है, क्योंकि आपका जो 30% चैप्टर है वो मासाई से रिलेटेड है, तो ये जो मासाई कम्युनिटी है, ये मासाई कम्युनिटी कहाँ रहती है, दैट इज़ फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में भी अगर हम कंट्रीज़ के नेम बताएं तो दैट इज़ केनिया एंड तंजानिया, 2 देशों में ये रहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया, व्हाट डज मासाई मीन। ये जो वर्ड है हमारा मासाई, इसका मतलब क्या होता है। तो जो मासाई वर्ड है, ये वर्ड लिया गया है मा प्लस साई। ओके, द टाइटल मासाई इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मा प्लस साई विच मीन्स माई पीपल। इसका मतलब होता है मेरे लोग। ओके, 16th क्वेश्चन है, व्हाट वर द सोशल कैटेगरीज इनटू विच मासाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड। मासाई सोसाइटी किन 2 ग्रुप में डिवाइडेड थी। इट वाज डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप्स, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। एल्डर्स कौन से होते थे, एल्डर्स मीन्स द एज्ड पीपल। ओके, एल्डर्स जो एज्ड पीपल होते थे वो एल्डर्स कहलाते थे। एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजंस वर टेकन बाय द एल्डर्स इन दैट ग्रुप। जो पर्टिकुलर ट्राइब होते थे तो उसमें जो एल्डर्स बड़े बुजुर्ग होते थे वही बड़े बड़े डिसीजन लेते थे। ओके, और वॉरियर्स कौन से होते हैं, वॉरियर्स इंक्लूडेड द यंग वंस। ओके, जो यंगर होते थे, जो यूथ होते थे वो उसमें आते थे। और वॉरियर्स का मेन फंक्शन होता था टू प्रोटेक्ट देयर ट्राइब। ट्राइब को प्रोटेक्ट करना होता था, किन से, जो रेडर होते थे। रेडर कौन होते थे, जो दूसरे ग्रुप के वॉरियर्स होते थे, क्योंकि उस वक्त जो वेल्थ होती थी इनके पास वो पशु ही होते थे। तो पशुओं के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, हमला किया जाता था, पशु छीन लिए जाते थे। तो उसमें वो आर्मी का जो काम करते थे ना, वो वॉरियर काम किया करते थे। ओके, सो व्हाट वर द सोशल कैटेगरीज इनटू विच मासाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड। सो मासाई सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज, एल्डर्स एंड द वॉरियर्स। ओके, डिटेल में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है कि विच फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट है जिनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो द फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस्ड कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर, कि वो फॉरेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट थे किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। ओके, वो रिजर्व थे। सो द फॉरेस्ट विच प्रोड्यूस्ड कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर लाइक देवदार, साल वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड, कि वो फॉरेस्ट जिनमें कमर्शियली वैल्यूएबल टिम्बर मिलता था, वैल्यूएबल इमारती लकड़ी मिलती थी, जैसे कि जहाँ देवदार होते थे, साल होते थे, सागवान के पेड़ होते थे, उनको डिक्लेयर किया गया था रिजर्व्ड। एंड नो पेस्टलिस्ट वॉज अलाउड टू एक्सेस दीज फॉरेस्ट। एंड नो पेस्टलिस्ट वॉज अलाउड टू एंटर इनटू दीज फॉरेस्ट, कि किसी भी पेस्टलिस्ट को इन फॉरेस्ट में घुसने की
परमिशन नहीं होती थी। ओके, तो इनको रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, किसके लिए? अपने खुद के बेनिफिट के लिए ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया था इनको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास? इट वाज पास्ड इन 1871। ओके, व्हेन वाज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास्ड? इट वाज पास्ड इन 1871। ये क्या था, इसकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या था और इनका पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज से क्या लेना देना था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जो हमारी 1 मार्कर क्वेश्चन है, उसमें ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज संबूरू नेशनल पार्क लोकेटेड? इसकी बात की गई इस चैप्टर में, कई बार पूछ लिया जाता है। सो इट इज़ लोकेटेड इन केनिया। ओके, ये केनिया में संबूरू नेशनल पार्क है, ये केनिया में है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वर द वेस्टलैंड रूल्स? वेस्टलैंड रूल्स क्या थे? वेस्टलैंड मतलब बेकार भूमि। ओके, तो ये वेस्टलैंड रूल्स क्या थे कि बाय द वेस्टलैंड रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर। कि अंग्रेजों को क्या लगता था कि भाई ये जो ज़मीन है जिसके ऊपर खाली ज़मीन पड़ी है, जिसके ऊपर घास वगैरह उगा है, घास के मैदान वगैरह है, उनको लगता था इनसे हमें कोई इनकम तो हो नहीं रही। सो दे कॉल्ड दैट लैंड एज ए अनप्रोडक्टिव। उसे वो कहते थे अनप्रोडक्टिव है, कोई काम की नहीं है। सो इस वेस्टलैंड रूल्स में क्या किया गया कि बाय द वेस्टलैंड रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर, उस पर कब्जा कर लिया गया, एंड कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, और उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। समस्या किसके लिए हुई? जो पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज़ है उनके लिए समस्या हो गई। घास के मैदान थे, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो अंग्रेजों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो गायब हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट सेगमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु आर नोमैड्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। ओके, एक क्यों भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल दे देंगे। गिव रीजन्स वाई नोमैडिक पेस्टलिस्ट माइग्रेट। सेकंड इस टाइप की लैंग्वेज भी हो सकती है कि ये जो नोमैडिक पेस्टलिस्ट होते हैं माइग्रेट क्यों करते हैं, घूमते क्यों रहते हैं। तो ये देखिए कि ये जो चीज़ है ना आपका, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी यूँ कह सकते हैं कि मल्टीटास्किंग क्वेश्चन है। मल्टीटास्किंग इसका आंसर है, क्योंकि अगर पूछ लिया जाए गुजर बकरवाल के बारे में, पूछ लिया जाए धंगर के बारे में, पूछ लिया जाए किसी और कम्युनिटी के बारे में, तो आप पहले बता दीजिए कि ये कहाँ की कम्युनिटी है, उसके बाद ये सेम एज इट इज़ आपको चिपका डालना है। ओके, क्योंकि सारी जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनकी मूवमेंट वगैरह कुछ कॉमन फीचर्स है, वो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं ईजी सी लैंग्वेज में, तो ये सबके लिए चलेगा। गुजर बकरवाल के बारे में लिखिए, गद्दीज के बारे में लिखिए, कुरुमा कुरुबा के बारे में लिखिए, गोलाज के बारे में लिखिए, किसी के बारे में आपको राइट करना हो तो आप इसको राइट कर डालोगे। सिर्फ फर्स्ट लाइन आपकी होनी चाहिए कि कौन है गोलाज, कौन है गोलाज इज़ ए पेस्टल कम्युनिटी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, बस ये लिखा। उसके बाद बता देंगे कि दीज आर द नोमैड्स, एंड फिर बताएंगे नोमैड्स क्या होते हैं, बस कहानी शुरू हो जाएगी। सो हु आर द नोमैड्स, हमें बताना कि ये नोमैड्स कौन होते हैं, एग्जांपल्स देना है। सो नोमैड्स आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस, जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, बट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दे ऑलवेज मूव इन काफिला, और ये हमेशा काफिला में घूमते हैं। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, फोडर एंड वाटर, ये 3 चीज़ों की तलाश में घूमते हैं, फूड, फोडर एंड वाटर, जहाँ पे इनको खुद के लिए खाना का जुगाड़ हो रहा हो, जहाँ पे पशुओं के लिए चारा वगैरह मिल जाए, जहाँ पे पशुओं के लिए पानी वगैरह का बंदोबस्त हो। ओके, वहाँ उनकी तलाश में वो घूमते रहते हैं। दे डू द सीजनल मूवमेंट, वो सीजनल मूवमेंट करते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सीजनल मूवमेंट जैसे हमने गुजर बकरवाल या गद्दी का एग्जाम्पल लिया था कि दे मूव अकॉर्डिंग टू चेंज इन द सीजन। ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे मूव डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि ऊपर बर्फ़ जमनी शुरू हो जाती है। एंड ड्यूरिंग द समर सीजन दे मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ चले जाते हैं जब वहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती है, घास फूस हो जाता है। ओके, जैसे राजस्थान के लोग होते हैं, रायकाज की बात करें, दे ऑल्सो मूव अकॉर्डिंग टू चेंज इन द सीजन। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दे मूव आउट ऑफ राजस्थान, एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे मूव बैक टू राजस्थान, वापस आ जाते हैं क्योंकि वहाँ घास फूस हो जाता है। ओके, तो दे डू द सीजनल मूवमेंट, इतना ही आपको लिखना है। थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो आप कर सकते हो बाद में। फॉर एग्जाम्पल, गुजर बकरवाल ऑफ जम्मू कश्मीर, गद्दी ऑफ हिमाचल प्रदेश, धंगर्स ऑफ महाराष्ट्र, दीज ऑल आर द नोमैड्स, ये सारे के सारे नोमैड्स होते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे क्वेश्चन में एडजस्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि हाउ डिड द लाइफ ऑफ नोमैडिक पेस्टलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली, कि जो नोमैडिक पेस्टलिस्ट है उनकी लाइफ एकदम से कैसे चेंज हो गई थी, कब, कॉलोनियल पीरियड की बात करें, या फिर
हाउ वॉज द लाइफ ऑफ द पेस्ट लिस्ट अफेक्टेड बाय द पासिंग ऑफ द फॉरेस्ट लॉज। जैसे जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज बनाए थे, और फॉरेस्ट लॉज में उन्होंने क्या किया था कि दे कैटेगराइज द फॉरेस्ट इनटू द ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेजेस फॉरेस्ट। ओके, तो इसमें से जो रिजर्व फॉरेस्ट में तो एंट्री अलाउड ही नहीं थी, प्रोटेक्टेड में उनको पास मतलब पैसे दे करके पास देना पड़ता था। तो इन फॉरेस्ट लॉज के असर क्या पड़े थे इनके ऊपर, हमें ये बताना है। क्लियर। सो फर्स्ट, देयर ग्रेजिंग लैंड और ग्रेजिंग ग्राउंड स्ट्रेंथ, उनका जो घास के मैदान थे, जहाँ पे वो चराई के मैदान थे, वो सिकुड़ गए, कम हो गए। पहला असर तो ये पड़ा था, फर्स्ट जो इफेक्ट था। ओके, देयर ग्रेजिंग लैंड और ग्रेजिंग ग्राउंड स्ट्रेंथ। सेकेंड, देयर मोमेंट्स वर रेगुलेटेड, उनके मोमेंट्स जो थी वो रेगुलेटेड हो गई, कंट्रोल हो गई, हर जगह वो जा नहीं सकते थे। थर्ड, रेवेन्यू और टैक्स वॉज इंक्रीज्ड, रेवेन्यू एंड टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, पहली चीज़ तो इंट्रोड्यूस किया गया एंड लेटर इट वॉज इंक्रीज्ड, कि उनको अब टैक्स देना पड़ता था घास के मैदान में जाने के लिए, जंगलों में एंट्री करने के लिए, एंड इट वॉज इंक्रीज टू टाइम इसको बढ़ा भी दिया गया था। तो ये असर पड़े थे पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज़ के ऊपर फॉरेस्ट लॉज के। ओके, फर्स्ट, देयर ग्रेजिंग ग्राउंड्स और ग्रेजिंग लैंड स्ट्रेंथ सिकुड़ गए। सेकेंड, देयर मोमेंट्स वर रेगुलेटेड और द कंट्रोल्ड, उनकी मोमेंट्स को कंट्रोल किया गया, हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज आ गए थे, मर्जी से नहीं जा सकते थे। एंड थर्ड, द रेवेन्यू और द टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड लेटर इट वॉज इंक्रीज्ड, इसको बढ़ा भी दिया गया था। सो इट बिकम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज टू कंटिन्यू विद देयर प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम धंधे के साथ कंटिन्यू करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे ज़्यादा नहीं बनेंगे, शॉर्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। ओके, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया, काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ की बात की गई। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, हाउ वर वेस्टलैंड रूल्स इनेक्टेड, ये जो वेस्टलैंड रूल्स है वो कैसे इनेक्ट किए गए थे, क्या था ये। ओके, कुछ भी पूछा जाए वेस्टलैंड रूल्स से रिलेटेड तो ये आपका आंसर रहेगा। टू द कॉलोनियल ऑफिशियल्स और द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑल अनकल्टिवेटेड लैंड अपीयर टू बी द अनप्रोडक्टिव, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसके लिए जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड थी, जहाँ पे खेती नहीं होती थी, दैट वाज अनप्रोडक्टिव, दैट वाज यूजलेस फॉर द, अनप्रोडक्टिव थी, यूजलेस थी, उनके लिए किसी काम की नहीं थी, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग एनी इनकम, क्योंकि उन्हें इनकम नहीं थी। सो इट वॉज सीन एज ए वेस्टलैंड, इसको उन्होंने क्या कहा, इसी को वेस्टलैंड कहते थे, बेकार की ज़मीन है ये। सो द वेस्टलैंड रूल्स वर इनेक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और इसीलिए वेस्टलैंड रूल्स इनेक्ट किए उन्होंने, नए रूल्स लेके आए जिसको हम वेस्टलैंड रूल्स के नाम से, वेस्टलैंड रूल्स के नाम से जानते हैं। बाय दीज रूल्स अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर टेकन ओवर, इस रूल्स में क्या हुआ कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी दैट वाज टेकन ओवर, ले ली गई, जिनके भी कब्जे में थी, वर टेकन ओवर एंड गिवन टू द सेलेक्टेड इंडिविजुअल फॉर कल्टिवेशन, जो सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स थे जैसे विलेज हेडमैन एटसेट्रा, उनको खेती के लिए दे दी गई। सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स वर मेड हेडमैन ऑफ द विलेज टू मॉनिटर द कल्टिवेशन, और उनमें से कुछ लोगों को हेडमैन बना दिया गया, गांव के मुखिया बना दिए गए थे, चौधरी बना दिए गए थे उनको। एंड सो द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन मीन्स द डेक्लाइन ऑफ पास्चर्स फॉर द पेस्टलिस्ट, और इसका असर किसके ऊपर पड़ा, जो नोमैड्स जो थे, जो पेस्टलिस्ट थे, उनके ऊपर असर पड़ा, बिकॉज अगेन जो पेस्टलिस्ट थे दे लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड, उनकी जो ग्रेजिंग लैंड थी वो ख़त्म हो गई। ठीक, तो ये थे वेस्टलैंड रूल्स, और इनका उनसे क्या लिंक है कि भाई जो खाली पड़ी ज़मीन थी उस पर वो पशुओं को चराते थे, और उसी पे जब खेती करनी शुरू कर दी तो पशुओं को कहाँ लेकर के जाए, तो ये उनके साथ लिंक था। सो वेस्टलैंड रूल्स क्या था कि अकॉर्डिंग टू द वेस्टलैंड रूल्स द अनप्रोडक्टिव और द अनकल्टिवेटेड लैंड्स वर कन्वर्टेड टू द एग्रीकल्चर लैंड में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, एंड इट बैडली और एडवर्सली अफेक्टेड द नोमैडिक कम्युनिटीज़ को अफेक्ट किया, बिकॉज इट डेक्लाइन द पास्चर फॉर द पेस्टलिस्ट, क्योंकि इससे जो पास्चर लैंड थी वो उनके लिए कम हो गई, घास के मैदान कम हो गए उनके लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाई डिड द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, को क्यों पास किया ये हमें बताना है, या फिर हाउ वर द क्रिमिनल ट्राइब्स कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब्स को कैसे कंट्रोल किया था। ओके, तो ये क्या है, क्यों पास किया और क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन 1871 द कॉलोनियल गवर्नमेंट पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को पास किया था, कब, 1871 में, डेट भी नोट कर लीजिए। इन 1871 कॉलोनियल गवर्नमेंट पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ओके,
एंड था क्या, द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर द सेटल्ड पॉपुलेशन। कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि जो पॉपुलेशन है वो सेटल्ड है, एक ही जगह पे जो टिक के रह रही है, उसके ऊपर हम रूल करें, मज़ा आएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर ए सेटल्ड पॉपुलेशन, सच ए पॉपुलेशन वाज इजी टू आइडेंटिफाई एंड इजी टू कंट्रोल। ऐसी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना इजी था, कंट्रोल करना इजी था, तो उन्हें चाहिए था कि एक जगह टिक के रहे वो लोग। और ये जो नोमैड्स क्या होते थे, ये घूमते रहते थे। सो उनके लिए कानून वो लेकर के आए थे, ये लॉ लेकर के आए थे। सो इन 1871 द कॉलोनियल गवर्नमेंट पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर ए सेटल्ड पॉपुलेशन एंड सच ए पॉपुलेशन वाज easy to identify and easy to control. Those who were settled were seen as पीसेबल एंड लो अबाइडिंग। जो सेटल्ड होते थे उनको ये मानते थे अंग्रेज कि भाई ये बड़े शांति प्रिय हैं, ओके, कानून को मानने वाले हैं। एंड दोज हु वर नोमेडिक वर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल्स। और जो नोमेड्स थे उनको ये मानते थे कि भाई ये तो क्रिमिनल्स है, अपराधी है, कांड यही करते हैं सारे के सारे, ऐसा वो मानते थे। ओके, वंस दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, और जब ये कानून आ गया, दे वर, कौन, जो नोमेड्स थे, नोमेड्स वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट परमिट। और जो नोमेड्स थे अब उनके ऊपर रोक लगा दी कि भाई आप बिना परमिट के बाहर नहीं जा सकते। एंड जनरली द परमिट वर नॉट गिवन टू दम, और जनरली उनको परमिट दिया नहीं जाता, यानी कि उनको परमिट लेना जरूरी कर दिया और परमिट वो देते नहीं थे। क्या हुआ कि बाय दिस एक्ट नोमेडिक ट्राइब्स फोर्स टू लिव ए सेटल लाइफ। अब उनको एक जगह टिक के रहना पड़ा। ओके, अब टिक के अगर पेस्टलिस्ट लोग रहेंगे तो उनका काम धंधा चौपट हो गया। तो ये थी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या था और क्यों लेकर के आए, बिकॉज दे वांटेड टू रूल ओवर ए सेटल्ड पीपल, जो थे सेटल्ड पॉपुलेशन थी उनके ऊपर वो रूल करना चाहते थे, और उन्हें लगता था कि ये नोमेड्स है वो क्रिमिनल्स होते हैं, इसलिए उनके लिए क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है वो लेकर के आए थे 1871 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, हाउ डज ड्रोट अफेक्ट द लाइफ ऑफ वेस्ट लिस्ट। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मासाई की जो लाइफ में चेंज है उसमें काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया गया। हाउ डज द ड्रोट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टलिस्ट। जब सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तो ये जो पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज़ होती हैं वो कैसे अफेक्टेड होती है उससे। ड्रोट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पेस्टलिस्ट एवरीवेयर, कि जो ड्रोट आता है तो कहीं पर भी पेस्टलिस्ट रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट होते हैं। व्हेन रेन फेल्स, pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to areas where forage is available। कि जब बारिश नहीं होती, when rain fail, जब बारिश नहीं होती, pastures are dry, pastures get dry, pastures जो घास के मैदान होते हैं वो सूख जाते हैं। Cattle are likely to starve, भूख मर जाते हैं पशु। Unless, अगर they can be moved to areas where forage is available, अगर उनको उन एरिया में ना लेकर के जाया जाए जहाँ पे घास मैदान, यानी कि घास वगैरह अवेलेबल हो। ओके, यानी कि एडवर्स अफेक्ट पड़ता है किन के ऊपर, जो पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज उनके ऊपर, कि व्हेन रेन फेल्स, पास्चर्स आर ड्राई एंड कैटल आर लाइकली टू स्टार्व अनलेस दे कैन बी मूव टू द एरियाज वेयर फोर्ज इज अवेलेबल, वेयर फोर्डर इज अवेलेबल फॉर दिस एनिमल्स। ओके, दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली, इसीलिए पेस्टलिस्ट आर नोमेडिक, इसीलिए जो पेस्टलिस्ट होते हैं वो नोमेडिक होते हैं, जहाँ बारिश कम हुई वो दूसरी जगह चले जाते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड दिस नोमेडिज्म अलाउज दम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। और इसी के कारण जब सूखा अकाल पड़ता है तो भी वो बच जाते हैं, उनके पशु वो बच जाते हैं कि वो दूसरे इलाके के लिए निकल जाते हैं। ओके, तो ड्रोट उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और मोमेंट के थ्रू वो इस ड्रोट है, इस चैलेंज है, उसको फेस करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया 6th क्वेश्चन है, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 3 मार्कर में ये लास्ट रहेगा। हु वर मासाइज, हमें बताना है कि ये मासाइज कौन थे। ओके, एंड जस्ट ए मिनट, इसके साथ साथ हमें क्या बताना है, इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि मासाइज का सोशल डिवीज़न क्या है। ओके, यानी कि उनका सामाजिक संगठन क्या होता है, कैसे वो रहते हैं, कौन कौन से उनमें ग्रुप होते हैं, ये सब कुछ हमें बताना है। सो द टाइटल मासाई ड्राइव्स फ्रॉम द वर्ड मा प्लस साई। ये जो वर्ड है मासाई, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, मा प्लस साई, विच मीन्स माई पीपल, इसका अर्थ होता है मेरे लोग। द मासाइज आर ट्रेडिशनल नोमेडिक ट्राइब ऑफ केनिया एंड तंजानिया। ये केनिया और तंजानिया की नोमेडिक ट्राइब है, नोमेडिक ट्राइब कह लीजिए, पेस्टलिस्ट कह लीजिए, ओके, ग्रेजियर कह लीजिए। कहाँ के ये, केनिया और तंजानिया के हैं। क्लियर। इसको आप यूं भी कह सकते हो कि दीज आर फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका, ये ईस्ट अफ्रीका के नोमेडिक ट्राइब या फिर नोमेड्स हैं। क्लियर।
द मसाई सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू सोशल कैटेगरीज, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। इनकी जो सोसाइटी होती है वो दो ग्रुप में बंटी होती है, एल्डर्स होते हैं और सेकंड होते हैं वॉरियर्स। एल्डर्स फॉर्म द रूलिंग ग्रुप, एल्डर्स होते हैं वो रूलिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग हो गए वो रूलिंग ग्रुप होते हैं। मेट इन पीरियोडिक काउंसिल्स टू डिसाइड ऑन द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड सेटल डिस्प्यूट। ये क्या करते हैं कि दे सेट डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कम्युनिटी, कम्युनिटीज़ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करते हैं ये। एंड दे सेटल डिस्प्यूट्स टू, जो झगड़े वगैरह हो जाए तो उसको निपटाते हैं ये एल्डर्स। ओके, एल्डर्स फॉर्म द रूलिंग ग्रुप होते हैं। दे टेक द मेजर डिसीजन ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के मेजर डिसीजन यही लेते हैं। दे सेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द कम्युनिटी, ये वही काम करते हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन यही बनाते हैं। एंड दे सेटल डिस्प्यूट्स, अगर झगड़े हो जाए तो उसका समाधान भी यही एल्डर्स करते हैं। ओके, एल्डर्स की बात हो गई। सेकेंड ग्रुप कौन सा है? सेकेंड ग्रुप होता है वॉरियर्स। वॉरियर्स कंसिस्टेड ऑफ यंगर पीपल, इसमें जो यूथ होते हैं वो इंक्लूड होते हैं वॉरियर्स में। मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब, ट्राइब की प्रोटेक्शन जो करते हैं वो यही लोग करते हैं। ओके, दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड कैटल रेड्स, ये कैटल रेड ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि हमला करते हैं पशुओं के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि रेडिंग जो है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पर कैटल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर वही उनकी पूंजी, धन, संपदा, वही सब कुछ होते हैं। तो ये रेड्स मारते हैं, हमला करते हैं, पशुओं को छीन के लेके आ जाते हैं और प्रोटेक्शन भी करते हैं, क्योंकि दूसरी कम्युनिटी भी सेम तरीके से ऐसा ही कुछ करते हैं। ओके, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एल्डर्स और दूसरे होते हैं वॉरियर्स। वॉरियर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोटेक्शन ऑफ द ट्राइब एंड समटाइम्स दे ऑर्गेनाइज द रेड टू, ये रेड भी मारते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और अगले सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस हाउ द लाइफ ऑफ फेस्टलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली अंडर द कॉलोनियल रूल। हमें बताना है कि जो कॉलोनियल रूल था उसमें पेस्टलिस्ट की लाइफ कैसे चेंज होती है। ओके, बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं एकदम से। फर्स्ट है, कॉलोनियल पॉलिसीज एड टू ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ द पास्चर्स एंड व्हेन पास्चर वर टर्न इनटू द कल्टिवेटेड फील्ड्स। की पहली जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि ड्यू टू द कॉलोनियल पॉलिसीज में क्या कहा जाएगा, जैसे फॉरेस्ट लॉज हो गए, वेस्टलैंड रूल्स हो गए, ओके, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हो गए, इस टाइप के जो एक्ट्स थे, इससे क्या समस्या आई कि कॉलोनियल पॉलिसीज एड टू ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ द पास्चर, जो चराई के इलाके थे वो कम हो गए, सिकुड़ गए। ओके, या तो सिकुड़ गए या वो खत्म हो गए या उनकी मूवमेंट को रोक दिया गया। एंड व्हेन पास्चर्स वर टर्न इनटू द कल्टिवेटेड लैंड, और उनमें से ज़्यादातर जो पास्चर लैंड थी दैट वाज कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो घास के मैदान कम रह गए। ठीक, पहला ये चैलेंज आया। रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द पेस्टल मूवमेंट्स, दूसरा उनके ऊपर रोक लगा दी गई। पहले क्या होता था कि दे कुड मूव फ्रीली, कहीं भी वो जा सकते थे। नाउ रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन दीज कम्युनिटीज़, दीज नोमैड्स, इनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। जैसे क्रिमिनल ट्राइब एक्ट्स की बात की हमने की कि क्रिमिनल ट्राइब जो एक्ट था उसमें क्या हुआ कि दे हैड टू टेक द पासेस, परमिशन उनको लेनी पड़ती थी, एंड जनरली द परमिट वर नॉट गिवन टू दम, और जनरली उनको परमिट नहीं दिए जाते थे। तो दूसरा ये हुआ कि रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द पेस्टल मूवमेंट्स, अब मेन काम धंधा यही था, इनको घूमना था, अब उसी के ऊपर रोक लग गई। फॉरेस्ट वर रिजर्व्ड, और जो फॉरेस्ट थे जहाँ पे वो चराई करते थे, फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज ए रिजर्व्ड एंड द प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिए गए उनको, एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंटर दम, और जो पेस्टलिस्ट थे दे कुडंट एंटर इनटू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में एंट्री नहीं कर सकते थे। एक्सेस टू द फॉरेस्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड, जो एक्सेस था फॉरेस्ट के लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ओके, अर्लियर क्या था कि दे कुड एंटर एवरीवेयर, कहीं पे भी वो जा सकते थे, लेकिन अब वो रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री नहीं कर सकते थे। इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो दे हैड टू टेक द परमिट, दे हैड टू पे द सम टैक्सेस, उनको कई टैक्सेस देने पड़ते थे, तो दिक्कत आ गई उनके लिए। फॉरेज की अगर बात करें, फोडर की अगर बात करें, फोडर फॉर कैटल बिकम डिफिकल्ट टू फाइंड एंड द कैटल वर अंडर फेड एंड डाइट। अब जो फोडर चारा था वो पशुओं के लिए ढूंढना मुश्किल हो गया, एंड द कैटल वर अंडर फेड, कमज़ोर हो जाते थे, चारा नहीं मिल पाता था, एंड यूज टू डाई, मर जाते थे। द पेस्टलिस्ट हैड टू पे द टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड एंड विच बिकम वेरी हाई, और दे हैड टू पे द टैक्स फॉर द ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था। बाद में अंग्रेजों को लगा कि यहाँ से भी इनकम हो सकती है, तो उन्होंने वहाँ पे भी टैक्स लगा लिया। सो दे हैड टू पे द टैक्स फॉर द ग्रेजिंग लैंड एंड दैट वाज क्वाइट हाई,
वो काफ़ी ज़्यादा होता था, तो ये भी उनके ऊपर चेंज आया। ओके, यानी कि इससे भी उनकी लाइफ है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है। मेनी पेस्टलिस्ट एंड नोमेड्स लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, काफ़ी सारे जो नोमेड्स थे, पेस्टलिस्ट थे, उन्होंने इस काम धंधे को ही बाद में गिव अप कर दिया, छोड़ दिया कि भाई हमारे बस की बात नहीं है। एंड दे कुड नॉट टेक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग थे जो फॉरेस्ट के ऊपर सर्वाइव करते थे, दे वर नॉट अलाउड टू टेक द फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं ले सकते थे। सो वी कैन से दैट द कॉलोनियल रूल बैडली और एडवर्सली अफेक्टेड द लाइफ ऑफ दीज नोमेड्स, उनकी लाइफ है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। ओके, इनमें से कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ईजी सी लैंग्वेज में आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। सेकंड है, हाउ डिड द मासाई ऑफ नॉर्दर्न केनिया लूज देयर ग्रेजिंग लैंड्स। हमें बताना है कि जो मासाई कम्युनिटी थे, कहाँ के, मासाइज ऑफ नॉर्दर्न केनिया के, वो अपनी ग्रेजिंग लैंड को उन्होंने कैसे खो दिया। और गिव रीजंस टू एक्सप्लेन वाई द मासाई कम्युनिटी लॉस्ट देयर ग्रेजिंग लैंड्स, या फिर इस टाइप की लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि हमें कारण बताने हैं कि क्यों मासाई कम्युनिटीज़ है अपनी ग्रेजिंग लैंड्स को खो दिया था उन्होंने। ओके, सो बिफोर द कॉलोनियल पीरियड से पहले की अगर बात करें, मासाई लैंड स्ट्रेच्ड ओवर वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ केनिया टू द स्टेपीज ऑफ द नॉर्थ तंजानिया। कॉलोनियल पीरियड से क्या पहले क्या था वहाँ पे, मासाई लैंड वो स्ट्रेच्ड ओवर इन अ वास्ट एरिया, बड़े एरिया में फैला हुआ था उनका जो मासाई का इलाका था जहाँ पे वो चराई करते थे। फ्रॉम नॉर्थ केनिया से लेकर के इट वॉज टुवार्ड्स द स्टेपीज ऑफ द नॉर्दर्न तंजानिया, नॉर्थ केनिया से नॉर्थ तंजानिया तक फैला हुआ था। इन 1885 इट वॉज कट इनटू हाफ, 1885 में ये हाफ हो गया। ओके, कैसे हो गया, बाय द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटेन एंड जर्मनी ने इंटरनेशनल बाउंड्री खींच दी। अब जो मासाई थे वो एक कंट्री में रह गए, दूसरी कंट्री में तो इंटरनेशनल बाउंड्री के कारण जा नहीं सकते ना। जैसे हम इंडिया के अगर आइकाज की बात करें, अर्लियर दे यूज टू मूव टुवार्ड्स द सिंध, इन पाकिस्तान में जाते थे। 1947 के बाद वो पाकिस्तान में नहीं जा सकते, सेम यहाँ पे हुआ। सो इन 1885 इट वॉज कट इन टू द हाफ बाय द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन ब्रिटेन एंड द जर्मनी, उसके कारण ये आधा रह गया। ओके, पहले यहाँ से गायब होना शुरू हो गया। सेकेंड, द बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स, सेकेंड इफेक्ट क्या हुआ कि द बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स वर ग्रेजुअली टेकन ओवर फॉर वाइट सेटलमेंट्स, और जो अच्छे घास के मैदान थे वो वाइट सेटलमेंट के लिए लिए गए उनके, यानी कि जो गोरे लोग थे, अंग्रेज थे, वो वहाँ पे रहने लगे। एंड मासाइज वर पुश्ड इनटू स्मॉल एरिया इन साउथ केनिया नॉर्थ तंजानिया, के छोटे से इलाके में उनको धकेल दिया गया कि भाई आप यहाँ पे रहिए, यहाँ नहीं आना आपको। ओके, द ब्रिटिशर्स इंक्रीज द लोकल पीपल टू एक्सटेंड कल्टिवेशन एंड दैट द पास्चर लैंड्स वर टर्न इनटू द कल्टिवेटेड फील्ड्स। तीसरा असर क्या पड़ा, लगभग कॉमन सी चीज़ें हो रही है जो इंडिया में वो वैसे ही हुआ था कि इन लार्ज, अगर हम एरिया की बात करें, लार्ज जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे, दीज वर कन्वर्ट इनटू द एग्रीकल्चर लैंड में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। सो इट ऑल्सो श्रैंक द पास्चर लैंड, इससे पास्चर लैंड है वो श्रैंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ओके, लार्ज एरियाज ऑफ द ग्रेजिंग लैंड्स वर टर्न इनटू द गेम रिजर्व्स में। उसके बाद एक चीज़ ये भी हुई कि काफ़ी सारे एरियाज थे वो गेम रिजर्व में कन्वर्ट कर दिए जहाँ पे शिकार वगैरह वो करते थे। ओके, एंड द पेस्टलिस्ट वर नॉट अलाउड टू एंटर दीज रिजर्व्स, और ये जो रिजर्व थे उनमें पेस्टलिस्ट एंटर नहीं कर सकते थे। दे कुड नाइदर हंट और नो ग्रेज देयर कैटल इन दीज एरियाज, ना ही तो वो वहाँ पे हंट कर सकते थे, ना ही अपने पशुओं को लेके जा सकते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके उनकी ज़मीनें छीन जाती हैं। तो इसमें क्या बताओगे, सबसे पहले तो आप बताओगे कि 1885, उससे पहले शुरुआत में हम देखें तो दे यूज टू लिव इन लार्ज एरियाज दैट वाज एक्सटेंडेड इन केनिया फ्रॉम नॉर्थ केनिया टू साउथ ऑफ द तंजानिया तक फैला हुआ था। इन 1885 दे लॉस्ट द 50% ऑफ इट बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन द ब्रिटेन एंड जर्मनी के बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री सेटअप की गई, उससे आधी ज़मीन तो उनकी चली गई। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया वाला सेम सिस्टम हुआ उनके साथ। द नॉन अनप्रोडक्टिव या पास्चर लैंड थी, ग्रेजिंग लैंड थी, दैट वाज कन्वर्टेड टू द एग्रीकल्चर लैंड, कुछ तो उसमें चली गई। सेकंड था द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज ए रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया एंड दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में वो एंट्री नहीं कर सकते। इसके अलावा द गुड ग्रेजिंग लैंड्स, जो अच्छी ग्रेजिंग लैंड्स थी, बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थी, दैट वाज रिजर्व फॉर द वाइट सेटलमेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई। इसके अलावा मैनी एरियाज वर रिजर्व फॉर द, किसके लिए, गेमिंग वगैरह के लिए उनको रिजर्व कर दिया गया था। यानी कि इस टाइप के कॉमन से पॉइंट्स आप बता सकते हो कैसे कैसे करके मासाई की ज़मीनें छीन ली गई थी। ओके, इंडिया का जो इंडिया में हुआ था वही सेम मासाइज के साथ हुआ था अफ्रीका में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में।
टोटल 4 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से बनेंगे जो 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे। जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, एक्सप्लेन वाई नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें बताना है कि ये जो नोमैडिक लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते हैं। और सेकंड हमें बताना है कि व्हाट आर द एडवांटेज टू द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूस मूवमेंट। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, किसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल होता है, कैसे होता है, ये भी हमें बताना है। क्लियर। नोमैड्स आर द पीपल हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस। नोमैड्स कौन से होते हैं, जो एक जगह पे नहीं रहते। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दे ऑलवेज मूव इन काफिला, ये हमेशा काफिला में घूमते हैं। दे मूव इन द सर्च ऑफ फूड फॉडर एंड वाटर की सर्च में ये घूमते हैं। एंड दे डू द सीजनल मूवमेंट, और इनका मूवमेंट सीजनल होता है। दे चेंज देयर प्लेस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन, जैसे सीजन में चेंज आता है ये दूसरी जगह पे चले जाते हैं। क्लियर, ये चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कि इस सीजनल मोमेंट के और ये नोमैड्स के मोमेंट के एडवांटेज क्या होते हैं, ये हमें बताना है। इन्वायरमेंट के लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो द मोमेंट ऑफ द नोमैड्स अलाउज द पास्चर टू रीग्रो एंड रिकवर। अब ये जो मोमेंट है नोमैड्स का, इससे क्या होता है, जो पास्चर जो घास होता है वो रीग्रो हो जाता है, रिकवर हो जाता है। मान लीजिए कि एक जगह पे उन्होंने चराई की, उसके बाद वो दूसरी जगह चले गए, उसके बाद यहाँ पे वो दोबारा से ग्रो हो गया, फिर यहाँ से जब वापस आए तो यहाँ पे वो ग्रो हो गया। ओके, यानी कि एक बैलेंस बना रहता है। सो द मोमेंट ऑफ द नोमैड्स अलाउज द पास्चर टू रीग्रो एंड रिकवर। रीग्रो हो जाता है, ये रिकवर हो जाता है। सेकंड, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी ऑफ द इन्वायरमेंट। इससे इन्वायरमेंट की इकोलॉजी भी बनी रहती है। ओके, इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहता है। थर्ड, इट प्रिवेंट्स द ओवर यूज ऑफ द पास्चर्स। इससे पास्चर का ओवर यूज भी नहीं हो पाता। ओके, एंड फोर्थ, द कैटल बाय देयर डंग हेल्प इन द प्रोवाइडिंग मैन्यूर। और इसके साथ साथ जो कैटल है वो अपने डंग के थ्रू मैन्यूर, जो देसी खाद है वो अवेलेबल करवाते हैं। सो द फर्टिलिटी रिमेन्स फॉर लॉन्गर पीरियड, जो फर्टिलिटी है वो सस्टेन रह पाती है। क्लियर, तो ये एडवांटेज होते हैं किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए, जब पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज है वो मूवमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। क्लियर, तो ये आपका एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में या 5 मार्कर में। इस बार भी होपफुली यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह सकता है। ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द पेस्टलिस्ट कोप विद द सीरियस शॉर्टेज ऑफ द पास्चर्स। जो पेस्टलिस्ट थे, जब ये पास्चर लैंड की, ग्रेजिंग लैंड की शॉर्टेज हो गई, चारे की शॉर्टेज हो गई, तो उन्होंने कैसे सामना किया। हाउ डिड द पेस्टलिस्ट कोप विद द चेंजेस। ये जो चेंजेस आए थे उसका सामना इन पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज़ ने कैसे किया था। ये कंक्लूजन है पूरे चैप्टर का कि इन लोगों ने फिर उन चेंजेस का, जो भी चेंजेस आए थे उनका सामना कैसे किया, इन्होंने क्या रिएक्ट किया। ओके, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हम यहाँ से बना सकते हैं। ईजी लैंग्वेज में मैंने इसको लिखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो चेंज आया, इन्होंने क्या किया कि सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड सिंस देयर वाज नॉट इनफ पास्चर टू फीड लार्ज नंबर्स। ज़्यादातर ने क्या किया, उन्होंने रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड्स, अपने झुंड में उन्होंने पशुओं की संख्या कम कर दी। बिकॉज द ग्रेजिंग लैंड वाज नॉट इनफ फॉर दीज एनिमल्स, फॉर द लार्ज एनिमल्स, यानी कि जो लार्ज नंबर्स थे उनके लिए इनफ नहीं रह गया था ग्रेजिंग लैंड। तो इन्होंने क्या कर दिया, पशुओं कम रखने शुरू कर दिए। ओके, पहला चेंज क्या था कि सम रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हर्ड्स सिंस देयर वाज नॉट इनफ पास्चर टू फीड लार्ज नंबर्स। ओके, पशुओं की संख्या घटा दी, पहला कदम इन्होंने ये उठाया। सेकंड क्या किया इन्होंने, अदर्स डिस्कवर्ड द न्यू पास्चर्स व्हेन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम डिफिकल्ट। कुछ ने ये किया कि नए घास के मैदान वगैरह ढूंढ लिए। ओके, जब नई जगह पे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि आसपास की जगह जो रिजर्व कर दी गई थी। सो सम डिस्कवर्ड द न्यू पास्चर लैंड व्हेन मूवमेंट्स टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम डिफिकल्ट और बिकम रिस्ट्रिक्टेड। जब उनको रोक दिया गया था तो नई जगह पे मूवमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे कुछ जो महाराष्ट्र की तरफ नहीं जा सकते वो हरियाणा वगैरह इस साइड में निकलना शुरू कर दिया। थर्ड, सम रिचर पेस्टलिस्ट बिगिन बाइंग लैंड एंड सेटलिंग डाउन एंड गिविंग अप देयर नोमैडिक लाइफ। अब कुछ लोगों ने क्या किया, सम रिचर पेस्टलिस्ट, जो थोड़े धनी लोग थे, दे गिव अप दैट नोमैडिज्म, दे गिव अप द नोमैडिक लाइफ। उन्होंने क्या किया कि नोमैडिक लाइफ को ही छोड़ दिया। क्या किया उन्होंने, दे बिगन टू बाय द लैंड, उन्होंने ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी, एंड बिगन टू सेटल डाउन, और एक जगह टिक करके रहना शुरू कर दिया। ये भी एक कई तरीका ये भी था क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। अदर्स टुक टू मोर एक्सटेंसिव
ट्रेडिंग्स कि कब काफ़ी सारे लोग क्या थे, दे मूव टुवार्ड्स द ट्रेडिंग की तरफ आ गए, व्यापार वगैरह बिजनेस वगैरह करना शुरू कर दिया। मेनी पुअर पेस्टलिस्ट बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स टू सर्वाइव, काफ़ी सारे जो पुअर पेस्टलिस्ट थे उन्होंने मनी लेंडर वगैरह से पैसे वगैरह उधार लेने पड़े। एंड एट टाइम्स द पेस्टलिस्ट लॉस्ट देयर शिप एंड कैटल एंड बिकम लेबरर्स एंड वर्किंग ऑन फील्ड्स और इन स्मॉल टाउन्स, और काफ़ी सारे लोग जो इस चक्कर में फंस गए थे लोन वगैरह के चक्कर में, दे लॉस्ट देयर ऑल देयर एनिमल्स, सारे एनिमल्स धीरे धीरे करके बिक गए एंड दे बिकम द वर्कर्स, स्पेशली इन द स्मॉल टाउन्स वगैरह में वो वर्कर बन गए थे। यानी कि ऐसे कुछ असर पड़े, ऐसे कुछ चेंज आने शुरू हो गए इनमें जो पेस्टलिस्ट लोग थे उनकी लाइफ में। दे कंबाइंड पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज़, पेस्टलिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी विद अदर फॉर्म्स ऑफ इनकम एंड एडेप्टेड टू द चेंजेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके साथ साथ कईयों ने क्या किया कि दे कंबाइंड द फेस्टिवल एक्टिविटीज़ विद द अदर एक्टिविटीज़, अदर फॉर्म ऑफ इनकम, कि उन्होंने कईयों ने ये किया कि एक काम धंधा तो ये चल रहा था उसके साथ कुछ और काम धंधे शुरू कर दिए। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने इन चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने की शुरू की। किसी ने पशुओं के नंबर कम कर लिए, ओके, कई नए इलाकों के लिए निकल गए, कईयों ने ज़मीन खरीद ली, खेती करना शुरू कर दिया। ओके, कईयों ने क्या किया, कईयों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, कई मजदूर बन गए क्योंकि उनके पशु बिक गए, कईयों ने जो पशुपालन कर रहे थे उसके साथ साथ और काम धंधा शुरू कर दिया। तो इस टाइप से उन्होंने उन चेंजेस को फेस किया और खुद को एडजस्ट किया। तो ये था हमारा 5th चैप्टर। आई होप कि आपको क्वेश्चंस वगैरह बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हो। होपफुली ये चैप्टर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, छोटे छोटे कमेंट्स जो आप करते हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपके मैसेज मिलते हैं। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर एक मैसेज का रिप्लाई करूँ, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। इसके साथ साथ आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया जा सकता है। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पे चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे वीडियो पब्लिश होता है वहाँ पे लिंक शेयर कर दिया जाता है, या फिर जैसे आपके एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो ओल्ड वीडियोज़ के लिंक्स हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो, पर्सनली भी मेरे से इंटरेक्ट वहाँ पर किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।